हेलो दोस्तों, मैं गुमान सिंह रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू रावत कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्त या रुधिर या ब्लड के बारे में, यानी रक्त या ब्लड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वे तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। देखिए दोस्तों, सपने देखने का शौक हो, यदि सपने देखने का शौक हो तो रात भर जागकर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सपने तभी पूरे होंगे जब नींद अधूरी होगी, जब नींद अधूरी होगी। तो दोस्तों, आप भी अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। लीजिए आज की इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किसी एक तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। यानी हमारे शरीर के किसी भी एक तरल संयोजी ऊतक का नाम क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर का एकमात्र तरल संयोजी ऊतक क्या होता है दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों रक्त के दीजिए या रुधिर के दीजिए या ब्लड के दीजिए। यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों के मध्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 व CO2 के परिवहन का काम करता है। हार्मोन, इसके अलावा औषधियां और अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके परिवहन का काम करता है, इसलिए एक तरल संयोजी ऊतक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? यानी हमारे शरीर में रक्त की क्वांटिटी कितनी होती है? तो रक्त का आयतन जो होता है दोस्तों वो होता है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, इस स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 5 लीटर होता है दोस्तों। यानी रक्त का आयतन कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में? 5 लीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त की या ब्लड की या रुधिर की उत्पत्ति किस स्तर से होती है? देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 3 भ्रूणीय जनन स्तर होते हैं। तो 3 जो जनन स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा जनन स्तर होता है एंडोडर्म और तीसरा जो जनन स्तर होता है वो होता है दोस्तों मीसोडर्म। तो रक्त या ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो कौन से स्तर से होती है? मीसोडर्म स्तर से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, रक्त का पीएच कितना होता है? यानी हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, हमारे रक्त की पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है दोस्तों। यानी रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय यौगिक होता है। यानी हमारा जो ब्लड है वो हल्का क्षारीय यौगिक होता है। पीएच कहते किसको है? हाइड्रोजन आयनों की
सांद्रता जो होती है उसका ऋणात्मक लघुगणक यानी माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? pH कहलाता है। अगर pH की वैल्यू 0 से ज्यादा और 7 से कम होती है तो वह यौगिक या पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, जिसका pH मान जो होता है वो 7 होता है तो वो कैसे यौगिक होते हैं या पदार्थ होते हैं? उदासीन होते हैं। और 7 से ज्यादा हो और 14 से कम हो तो वे पदार्थ कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.4 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है रक्त के कौन कौन से अवयव होते हैं, यानी हमारा जो ब्लड होता है उसके कौन कौन से अवयव या घटक होते हैं। तो दोस्तों रक्त के 2 घटक होते हैं। पहला जो घटक है, रक्त के जो घटक होते हैं रक्त के घटक 2 होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स, रक्त कणिकाएं। यानी 2 प्रकार के घटक या अवयव हमारे ब्लड के होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का लगभग 55% हिस्सा होता है या 55% भाग बनाता है, और 45% या 45% हिस्सा जो होता है वो रक्त कणिकाएं बनाती हैं। अब ये जो प्लाज्मा घटक होता है, इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? 90% लगभग पानी होता है। कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में अगर हम बात करें तो प्रोटीन होती है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, इसी तरह ग्लूकोज होते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारे के सारे पदार्थ इस प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी तरह जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो रक्त के जो अवयव होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 2 अवयव होते हैं, 2 घटक होते हैं। पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा रक्त कणिकाएं होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा जो है वो रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाता है? अभी हमने बात करी है दोस्तों कि प्लाज्मा जो होता है वो हमारे रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। यानी प्लाज्मा कितने प्रतिशत हिस्सा बनाता है? 55% हिस्सा बनाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? यानी जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती हैं? तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है, एक होती है एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोब्यूलिन, इसी तरह तीसरी होती है फाइब्रिनोजन, और चौथी जो प्रोटीन होती है उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन। यानी 4 प्रकार की प्रोटीन ब्लड के प्लाज्मा भाग में पाई जाती है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पल्स रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? तो अभी हमने बात करी है दोस्तों कि रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो ब्लड का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाती हैं? 45%, क्योंकि प्लाज्मा 55% होता है, बचा हुआ जो 45% होता है वो क्या होती है? रक्त कणिकाएं होती है। यानी ब्लड में 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? यानी मानव रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं होती हैं? तो देखिए दोस्तों, 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मानव रक्त में पाई जाती हैं। यानी कितने प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है? 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है। एक होती है आरबीसी। इस आरबीसी को हम रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं, या इसी का और नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट। दूसरी जो रक्त कणिकाएं हैं वो होती है डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकोसाइट, यानी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। और तीसरी जो रक्त कणिकाएं होती है उसका नाम है प्लेटलेट्स, या इसको हम रुधिर बिंबाणु भी बोलते हैं। इस आरबीसी का एक और नाम, इसको रक्ताणु भी बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को श्वेताणु भी कहा जाता है, श्वेताणु। और इस प्लेटलेट्स को बिंबाणु भी कहा जाता है। तो देखिए, मानव रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु, दूसरी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट या श्वेताणु या श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को क्या कहते हैं? यानी हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं पाई जाती है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हम क्या कहते हैं? हीमेटोक्रीट। क्या कहते हैं दोस्तों? हीमेटोक्रीट। हीमेटोक्रीट यानी रक्त कणिकाओं की प्रतिशतता को हम क्या कहते हैं? हीमेटोक्रीट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी रक्त कणिकाओं का कुल कितना प्रतिशत भाग बनाती है? यानी हमारे शरीर में जो टोटल रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पल्स होती हैं उसका कितना परसेंट हिस्सा जो है वो आरबीसी बनाती हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आरबीसी ही पाई जाती हैं, और इस आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 99%। यानी हमारी रक्त कणिकाओं का 99% क्या होती है? आरबीसी होती है, या लाल रक्त कणिकाएं होती है, या रक्ताणु होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्तनधारियों की किन कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है? यानी स्तनधारियों की किन कणिकाओं के अंदर या ब्लड कार्पल्स में केंद्रक नहीं होता है?
तो दोस्तों केंद्रक इसी आरबीसी में नहीं होता है, यानी स्तनधारियों की किस रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक विहीन जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती है? आरबीसी। यानी ये आरबीसी ही परिपक्व जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, यानी केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। तो आरबीसी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किन स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है? देखिए दोस्तों, अभी हमने बात करी थी कि आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो वो स्तनधारी कौन कौन से होते हैं? 2 स्तनधारी हैं दोस्तों जिसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। एक तो है ऊंट, कैमल, और दूसरा है लामा। यानी ये 2 ऐसे स्तनधारी होते हैं, ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। शेष सभी जितने भी स्तनधारी होते हैं, ममेलियंस होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी के अंदर कौन सा लाल रंग का वर्णक पाया जाता है? यानी हमारी जो आरबीसी होती है उसमें कौन सा ऐसा वर्णक होता है जो लाल रंग का होता है और आरबीसी में पाया जाता है? तो देखिए, लाल रंग का जो वर्णक होता है दोस्तों आरबीसी के अंदर, वो होता है हीमोग्लोबिन। यानी कौन सा वर्णक होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ही हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है। और यही जो हीमोग्लोबिन यौगिक होता है, वर्णक होता है, वो वर्णक ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे रक्त का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो अभी हमने बात करी थी दोस्तों, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? अभी हमने बात करी थी दोस्तों, तो ऑक्सीजन का परिवहन भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। यानी ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी जो रक्ताणु होती हैं या लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोन मेरो। यानी अस्थि मज्जा या बोन मेरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखिए दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120
दिन का होता है। यानी आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? लगभग 120 दिन होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्र किसे कहा जाता है? यानी आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है? प्लीहा को, स्प्लीन, प्लीहा। तो आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन। यानी प्लीहा या स्प्लीन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? आरबीसी की कब्र कहते हैं। क्योंकि जो परिपक्व लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी जो होती हैं, उसका अपघटन या विघटन कह दीजिए, वो कहाँ होता है? यकृत व प्लीहा, यकृत और प्लीहा दोनों में होता है। इसलिए इस प्लीहा को हम क्या कहते हैं? आरबीसी की कब्र या कब्रिस्तान भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मानव में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? यानी मनुष्य में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, कितनी मात्रा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम प्रति डीएल। ये किसकी मात्रा होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। यानी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो औसत मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। यानी प्रति डेसीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर या 15 जीएम प्रति डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हीमोग्लोबिन अपचयित होकर पीले रंग का कौन सा वर्णक बनाता है? यानी हीमोग्लोबिन अपचयित होकर के कौन सा पीले रंग का यौगिक बनाता है? तो कौन सा यौगिक बनाता है दोस्तों? बिलीरुबिन। कौन सा यौगिक? बिलीरुबिन। और अगर मूत्र के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इस रोग को हम डायबिटीज या मधुमेह रोग बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन अपचयित होकर के कौन से पीले रंग का वर्णक बनाता है? बिलीरुबिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि वयस्क पुरुष व महिलाओं में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? एक जो वयस्क पुरुष होता है और एक वयस्क महिला होती है, उसमें आरबीसी की वैल्यू कितनी होती है? देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आरबीसी की जो वैल्यू होती है वयस्क पुरुष के अंदर, वयस्क पुरुष में आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 52 लाख प्रति घन mm। ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 52 लाख या लाख mm³। यानी आरबीसी की जो वैल्यू है वो एक वयस्क पुरुष में 52 लाख प्रति घन mm होती है। अब क्योंकि 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है तो इसको आप चाहे तो 5 मिलियन भी लिख सकते हैं। यानी आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों एक वयस्क पुरुष में कितनी होती है? लगभग 5 मिलियन होती है या 52 लाख प्रति घन mm होती है। और एक जो वयस्क महिला होती है, वयस्क महिला, इस वयस्क महिला में आरबीसी की जो वैल्यू होती है
वो होती है दोस्तों 47 लाख प्रति घन mm या mm³ कह दीजिए। यानी महिला में आरबीसी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 47 लाख प्रति घन mm, और इसको अगर मिलियन में बदले तो 4.5 मिलियन लगभग। तो दोस्तों देखिए वयस्क पुरुष में आरबीसी की वैल्यू 55 लाख प्रति घन mm या 5 मिलियन, और एक वयस्क महिला जो होती है उसमें 47 लाख प्रति घन mm या 4.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, मानव में श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC या ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है? यानी मानव में ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है WBC कह दीजिए या श्वेत रक्त कणिकाएं कह दीजिए या ल्यूकोसाइट, और इसकी संख्या होती है सिर्फ 7000 प्रति घन mm³ या हिंदी में लिखना चाहे तो 7000 प्रति घन मिलीमीटर। ये WBC की संख्या होती है दोस्तों। लेकिन अगर किसी रोग का संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस परिस्थिति में WBC की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। यानी जैसे RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, वैसे ही WBC का भी निर्माण कहाँ होता है? एक तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। और इसके अलावा इसका जो निर्माण होता है वो होता है लसिका उत्तकों में। यानी WBC का निर्माण कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? एक तो होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में और लसिका उत्तकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? यानी कितने इसका लाइफ टाइम होता है, या ये कह दीजिए जीवन अवधि होती है। तो दोस्तों WBC की जो जीवन अवधि होती है वो सिर्फ होती है 4 से 5 दिन। यानी WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 4 से 5 दिन का। इसी तरह RBC का हमने पढ़ा था वो कितना होता है? 120 दिन होता है दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC वो कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है कणिका में, कणिका से युक्त। 2 प्रकार होते हैं WBC के। पहला है कणिका में, यानी जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, तो कणिका में। और दूसरा है अकणिका में, अकणिका में। जो कणिका में श्वेताणु होते हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है बेसोफिल। ये बेसोफिल है दोस्तों, ब्रेसोफिल नहीं है, बेसोफिल, बेसोफिल। इसी तरह तीसरी है इओसिनोफिल,
इओसिनोफिल। तो देखिए कणिका में ग्रेन्युलोसाइट जिसको हम कह सकते हैं दो प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल बेसोफिल, सॉरी कणिका में और एक कणिका में दो तीन प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल बेसोफिल और इओसिनोफिल। और अकणिका में जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है इसका प्रकार मोनोसाइट, और दूसरा प्रकार आता है लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट है दोस्तों। तो देखिए अकणिका में दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट जिसको हिंदी में हम एक केंद्रकाणु भी कहते हैं, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट जिसको हम हिंदी में लसीकाणु भी कहते हैं। तो WBC के दो प्रकार कणिका में और अकणिका में। कणिका में के फिर तीन प्रकार न्यूट्रोफिल बेसोफिल और इओसिनोफिल, और अकणिका में जो होती है वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट या लसीकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, श्वेत रक्त कणिकाओं में किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? यानी जो WBC होती है, इस WBC में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो देखिए दोस्तों WBC में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो किसकी होती है दोस्तों? न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल्स, यानी WBC में सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं होती है? न्यूट्रोफिल्स, और ये लगभग 62% होती है, 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी अग्रेन्युलोसाइट कणिकाएं आवश्यक प्रतिरक्षियों या एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं? यानी WBC की कौन सी ऐसी अग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं होती है अकणिका में, जिनमें कणिकाएं नहीं होती हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो देखिए दोस्तों एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन सी अकणिका में या अग्रेन्युलोसाइट कणिकाएं करती हैं? तो वो करती हैं लिम्फोसाइट। कौन सी करती है दोस्तों? लिम्फोसाइट्स करती हैं, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मानव में रक्ताणुओं RBC तथा श्वेताणुओं यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कि मानव में WBC और RBC का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है इनकी संख्या का? तो दोस्तों RBC और WBC का जो अनुपात होता है वो होता है दोस्तों RBC अनुपात WBC, और वो होता है 600:1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि RBC और WBC का रेशियो क्या होता है? 600:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मोनोसाइट कोशिकाओं को और किस नाम से भी जाना जाता है? यानी जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो अकणिका में या अग्रेन्युलोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उसको और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों और जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है वृहत भक्षकाणु कोशिकाएं। वृहत भक्षकाणु कोशिकाएं, क्या नाम है दोस्तों? वृहत
वृहत बक्षकाणु कोशिकाएं, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों मैक्रोफेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति किसे कहा जाता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी हमारे शरीर की ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारी जो सेना की पहली पंक्ति होती है, ठीक वैसे ही हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इस प्रतिरक्षा तंत्र की पहली पंक्ति हम किसको कहते हैं? तो हमारे शरीर की जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती है, जिसको हम मैक्रोफेजेज कोशिकाएं भी बोलते हैं, यानी वृहत बक्षकाणु भी कह सकते हैं, वृहत बक्षकाणु कोशिकाएं, या इसका दूसरा नाम है मोनोसाइट, या इसी मोनोसाइट का तीसरा नाम है मैक्रोफेजेज। यानी मोनोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं या मैक्रोफेजेज कोशिकाएं या वृहत बक्षकाणु कोशिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी रक्त कणिकाएं केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाई जाती हैं? यानी हमारे शरीर की ऐसी कौन सी रक्त कणिकाएं होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से जो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों के अंदर ममेलियंस के रक्त में ही पाई जाती हैं? तो वो दोस्तों होती हैं प्लेटलेट्स। यानी कौन सी रक्त कणिकाएं होती हैं? प्लेटलेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रुधिर बिंबाणु भी बोलते हैं। ठीक है, तो रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ममेलियंस प्राणी जो होते हैं या स्तनधारी होते हैं उन्हीं के ब्लड में होती हैं, बाकी दूसरे प्राणियों के रक्त में ये नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य सभी कशेरुकियों में प्लेटलेट्स के स्थान पर कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? दोस्तों अभी हमने बात करी है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो सिर्फ ममेलियंस या स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उनके ब्लड में ही पाई जाती हैं। तो शेष सभी जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उन कशेरुकी प्राणियों में फिर इस प्लेटलेट्स की जगह कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं? तो उस कणिकाओं का नाम है थ्रोम्बोसाइट। उनका नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो यानी बाकी जो कशेरुकी प्राणी होते हैं ममेलियंस के अलावा उनके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की जगह क्या होती है? थ्रोम्बोसाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, 34वां जो क्वेश्चन है, रुधिर पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो होती है इस प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु जो होती हैं इस रुधिर बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 1 सप्ताह का होता है, यानी 7 दिन का होता है, यानी 1 सप्ताह का होता है।
यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? 1 सप्ताह का होता है, यानी 7 दिन का होता है। और आरबीएससी 10th की जो बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, उस 10th की बुक में इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 दिन। वैसे 7 दिन लगभग इसका टाइम पीरियड होता है, या ये कहे जीवन काल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। प्लेटलेट्स, जिसको हम रुधिर बिंबाणु भी बोलते हैं, इस प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता क्या है? ये क्या काम करती हैं? तो देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करती हैं? तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना या जमाना। यानी शरीर में कहीं पे भी कोई चोट लग जाए, घाव बन जाए, और उस घाव की वजह से अगर रक्त बह रहा होता है तो कुछ समय के बाद जो होता है वो रक्त का थक्का जम जाता है, और उसका भी समय होता है लगभग 3 से 5 मिनट। यानी रक्त का जो थक्का बनता है वो लगभग 3 से 5 मिनट के टाइम के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। और रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु। तो दोस्तों, ये आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और इसी तरह आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहे। और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।